21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। हमारी कौम की नजर में सब एक सियासतदान निशाने पर रहता है, जुर्म किसी का भी है, वैसे पर्दा कौन सी कुव्वत है, लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का अब तकरीबन मुकम्मल हो गया मामला और अब तो टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो लाहौर में 6:45 बजे शाम के वक्त लैंड करेंगे और सीधा वो जलसा गाह में जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब का अब बयानिया क्या होगा, क्योंकि जब उन्होंने सितंबर के मिड में एक तकरीर की थी और उसमें उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे, तो इससे यूं महसूस होता था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस 2017 में या 18 में चले गए हैं और अब वो उसी से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे यूं महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है और अब वो जनरल जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम नहीं लेंगे, वो जनरल बाजा साहब का नाम नहीं लेंगे, वो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लेंगे और इसके साथ साथ वो पुरानी जुडिशरी है उसका भी नाम नहीं लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अब सवाल ये कि क्या ये बयानिया बिकेगा या नहीं बिकेगा। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ये कि कल मरियम नवाज साहबा ने एक जलसा किया था लाहौर में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। तो ये एक ट्रेंड साबित करता है कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर ठीक ठाक किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इलेक्शन ना करवाने का एक आवाज़ उनकी तरफ से उठाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी पे तवज्जो दें, फिर आप इलेक्शन करवाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जनवरी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो इस सर्दी में बर्फ़ में बारिश में कौन लोग होंगे जो वोट देंगे। तो इलेक्शन के ऊपर भी सवाल है कि कहीं इलेक्शन मुलतवी ना हो जाए। तो ऐसे इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे, PTI के साथ उनका ताल्लुक है। तो ऐसे साहब ये मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा? अब ये कहा है वैसे बहुत, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा बयानिया जिसकी जरूरत है और जो 24 करोड़ अवाम जिस बयानिए के मुतलाशी हैं वो ये कि इस कौम को महंगाई से निजात मिले, ये कौम दोबारा मुआशी खुशहाली की तरफ चले, नौजवानों की बेरोजगारी ख़त्म हो, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए, तो कौम को दोबारा उम्मीद की तरफ लेकर आना। और फिर मैं समझता हूँ कि उससे भी अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन स्टेट्समैन हैं और जितना मुशाहिदा और तजुर्बा उनके पास है किसी और के पास नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है कौम को दोबारा जोड़ने की। हम जितने पोलराइज हो चुके हैं, मेरे ख्याल में तारीख में मैंने कोई मुआशरा इस पोलराइजेशन के साथ पनपता हुआ नहीं देखा। हमें हीलिंग की भी ज़रूरत है और इसके साथ एक उम्मीद पैदा करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के 75 सालों का जो अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तानी रियासत के जो अंदरूनी मरकज़ थे वो कभी, जैसे कहते हैं ना, तालमेल के साथ एक टीम वर्क के तौर पे उन्होंने कभी नहीं खेला। ये आपस में एक दूसरे से अदम तहफ़्फ़ुज़ का, इनसिक्योरिटीज का शिकार रहे। सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से खाइफ रहे, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से खाइफ रही और शायद अदलिया दोनों से खाइफ रही। अब जरूरत इस बात की है कि एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जिसमें हमारे ये तमाम जो ताकत के मरकज हैं ये अपने आईनी दायरे कार के मुताबिक बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ के बामी एतमाद की फजा में मिलकर मुल्क के लिए काम करें और धक्का लगाएं। आपका ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आम माफी का ऐलान कर देना चाहिए कि पास्ट इज पास्ट एंड इट्स ओवर? देखिए ये तो पार्टी की सतह पर कोई पॉलिसी फैसला होगा कि उनके खिताब में वो क्या कहेंगे। मैं इस वक्त कुछ वैसे आपकी क्या ख्वाहिश है, आप ये चाहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा लोगों की ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो चाहती है कि जो 2018 में जो कुछ हुआ उसका ज़रूर मुहासबा होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी है एक हकीकत कि अगर आप जब घर में आग लगी हो तो उस वक्त ये लड़ाई लेके बैठ जाएं कि आग किसने लगाई है, तो वो आग जला देगी। उस वक्त तो सबने बाल्टी उठा के उस आग को बुझाना है। ठीक है, तो फाइलें पुरानी मेरा ख्याल है कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा जो साउथ अफ्रीका की मिसाल है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन, कि वहाँ पर जो लोग मुलव्वस रहे हैं ऐसे गनावने के अफाल के अंदर, वो आके कौम से अपनी माफ़ी मांगे, इकरार करें और आइंदा हम सब इरादा करें कि आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे। ठीक है, यानी पुरानी फाइलें बंद करनी पड़ेंगी हमें, फिर ही जाके हम आगे बढ़ सकेंगे, और अगर हम पुरानी फाइलें बंद नहीं करते तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे आप क्राइसिस में हैं और तलातुम के अंदर या तूफान के अंदर, तो आप डेक के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दूसरे के साथ आप गुत्थम गुत्था हो जाए। इस वक्त तो कौम के हर फर्द को, कौम के हर इदारे को और कौम के हर ग्रोह को मुल्क के लिए मिलकर काम करना, एक पॉजिटिव सिनर्जी पैदा करनी है, यही एक रास्ता है। वरना तो ये दलदल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगले 3 सालों में चौई साहब, पाकिस्तान को $70 अरब से ज्यादा कर्जों की अदायगी करनी है। आप मुझे बताइए कि ये क्या हम फिर कशकोल लेकर जाएंगे, क्या हम फिर मजीद कर्जों का बोझ लेंगे? इसका वाहिद रास्ता है कि हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को तरक्की दें। हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो रेमिटेंसेज हैं उन्हें हुंडी की बजाय वाइट चैनल में लेकर आएं। उसके लिए हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कटौती करें और कम से कम ज़राअत के अंदर खुद कफालत हासिल करें। हम अपने टैक्स रेवेन्यू के अंदर खातिर खा इजाफा करें। इस वक्त तो हम इतना टैक्स इकट्ठा नहीं कर सक रहे कि हम अपने कर्जों की अदायगी पूरी कर सकें। ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और इसको निकलने के लिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। और जो भी नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसका सबसे पहला काम ही ये होना चाहिए नए वजीर आजम का कि वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करे, सबको बिठाकर वो मुल्क के लिए एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करे कि हम एटलीस्ट एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी इंश्योर कर सके। लेकिन ऐसे सब इसमें मसला ये है कि जब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो कहती है अपने आप को पॉपुलर कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, आप उनको जेल में रख के या उन्हें मजीद डिस्क्वालीफाई करवा के साइफर केस में और उस सारे प्रोसेस से उनको साइड पे करके क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ले आएंगे या पाकिस्तान के अंदर ग्रैंड डायलॉग हो जाएगा? फिर देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। पीटीआई अपने ही अमाल का वो जो बोझा था, जो बीजा था, जैसे वो आपने बर्दाश्त किया है पीपल्स पार्टी, तो अब आप मुझे ये बताइए, लेकिन आगे भी जाना है आपने। मेरा मकसद ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है, अगर आप 9 मई को क्या भुला देंगे? अगर आप इस बात को कारपेट के नीचे डाल दें कि आपके फौजी तनसीबात पे, आपके शोहदा की यादगारों पे लोग आके हमले करें, कायदे आज़म के मज़ार को जला दें और आप कहें जी चलो जी मिट्टी पाओ आगे चलो, क्या अमेरिका ने कैपिटल हिल पे हमले को माफ़ किया? हज़ारों की तादाद में उन्होंने लोगों को जेलों में डाल दिया, 14-14, 18-18 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। चूँकि हर मुल्क, कौम और मुआशरे के लिए कुछ अलामतें बहुत मुकद्दस होती हैं। अगर आप उनको दिफा नहीं कर सकते तो मुआशरे को अनारकी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे बताएं ना, कल को फिर क्या फर्क है? कोई दहशतगर्द ग्रुप ये सब कुछ करेगा। किसके साथ करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वैसे आपके ताल्लुकात ठीक हैं, मौलाना के साथ हैं, एमकेएम आपकी इत्तेहादी रही है, बाकी सारी पार्टियां तो आपके साथ हैं, फिर ग्रैंड डायलॉग तो आपको पीटीआई के साथ ही करना पड़ेगा। पीटीआई की जो लेजिटिमेट लीडरशिप है, जो इन गुनाहों में शरीक नहीं है, उसे शरीक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मसलन कौन बचा है? जो लोग भी उनके इस वक्त इन चीजों में शामिल नहीं है उनको आगे आना चाहिए। और हमने तो हमेशा से अपनी क़यादत को फारिग करके पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करें और कौम से माफी मांगे, उन इदारों से माफी मांगे, उन शोहदा के खानदानों से माफी मांगे जिनके जज्बात को उन्होंने मजरूह किया है। और अगर वो एक ऐसा तर्ज अमल पेश करते हैं कि जिससे ये बात संजीदा तौर पे आप समझें कि वो वाकई नादिम है, उनसे गलती हुई है, तो उसके बाद आप उस सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं। फिर आपके डायलॉग होने चाहिए। अभी तो आप देखें वो अतरा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के ब्रांड को तबाह करने के लिए हमारी कोई दुश्मन मुल्क की एजेंसी वो काम नहीं करी जो पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर्स काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ज़ियाउल हक मार्शल्लाह में किसने मार खाई? पीपल्स पार्टी ने। क्या कभी उस दौरान पीपल्स पार्टी ने अमेरिका जाकर कहा कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाएं? मुशर्रफ मार्शल्लाह में किसने मार खाई? मुस्लिम लीग नून ने। क्या मुस्लिम लीग नून ने कभी
अमेरिका जाके सदर बुश को या किसी को कहा कि पाकिस्तान को असले की फरोख्त बंद कर दें, पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दें, पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। पीटीआई की क़यादत ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं था। ये अमेरिका में एक एक कांग्रेसमैन और सेनेटर के दरवाजे पे जाके घंटों घंटों बैठ के इंतजार करके वहां पे इल्तिजाएं लेकर बैठे हुए थे कि जनाब पाकिस्तान के वीज़े बंद करें, पाकिस्तान की इमदाद बंद करें, IMF का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो मैं आप मुझे बताइए कि ये जो तर्ज अमल है कि आप रियासत और सियासत में फर्क ना महसूस करें, तो आपका इसका कौन सा मुल्क इजाजत देता है? पीटीआई का एहतसाब होना चाहिए हर लिहाज से, फिर जाके अगर कोई बचती है तो फिर आप डायलॉग करेंगे, वैसे नहीं, वैसे ब्रेक लेनी। अगर कोई सियासत को सियासत के दायरे में खेले और बदतरीन मुखालफत करे वो काबिल कबूल है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रियासत के साथ खेलें और उसको सियासत समझें तो शायद इसकी इजाजत तो अमेरिका और बरतानिया की जमहूरियत भी नहीं देगी। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसे सर, ये जो फैजाबाद धरने का केस था वो आप तो जाहिर है उसके अंदर शरीक थे, आपने मुआहिदा किया, आपके दस्तखत हैं उस पर, उस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे और जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त DGC थे और आप दोनों ने मिल के जाके ये सारा एग्रीमेंट किया। अब जाहिर है वो केस का मंतकी नतीजा तो निकल आया, नज़रसानी जो दरख्वास्तें थी वो सारी वापस हो गई, अब वो फैसला मौजूद है, अब उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की होनी चाहिए। और मैं ये बात वाज़ेह करूं कि मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं तो उसका बराह रास्त उस पूरे ऑपरेशन का कोलैटरल डैमेज हुआ, अल्लाह ने मुझे नहीं, मैं आज जो आपके सामने बैठा हूं वो अक्सर जब 6 मई आती है तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं जी 6ठी साल इस साल होगा जी, 5वीं साल का आपको मुबारक हो, आपने 5 साल की नई जिंदगी आपके पास, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये तहरीक ख़त्म नबूवत नहीं थी, ये तहरीक ख़त्म हुकूमत थी। और उसके अंदर जो एक चीज़ उभारी गई, जो जज्बा उभारा गया, वो हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब है। और ये देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस रिसालत है, इस पर ये ब्लाइंड स्पॉट है हर मुसलमान का। जब आप इसके ऊपर लोगों को जज्बाती करेंगे ना तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन फटेगा। इसमें हाजी भी उतना ही जज्बाती है और शराबी भी उतना ही जज्बाती है, ठीक है। तो ये सूरत हाल जब एक बनाई गई और इसको एक मसलक का रंग भी आ गया, हमें रिपोर्ट्स आई उस वक्त इंटीरियर में कि कुछ जगहों पर देवबंदी और बरेलवी मकतब मसलक के फसाद शुरू हो रहे हैं, 1-2 जगह पे झगड़ा शुरू हुआ। मैं उस वक्त बहुत परेशान हुआ, चूंकि देखिए हमारे मुल्क का जो मजहबी लैंडस्केप है ना, हर गांव, हर मोहल्ले, हर बस्ती में आमने सामने देवबंदी बरेलवी मसलक की मस्जिदें, मदरसे, सही बात। खुदा ना खास्ता ये आग फैल जाती है। तो आपको पता है कि उस वक्त ये जो TLP के लोग हैं, ये जिन लोगों पे हमले कर रहे थे वो भी एक खास मसलक के साथ उनका ताल्लुक था। तो एक ऐसी आग मुल्क के अंदर लग जानी थी कि लबनान को लोग भूल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए इसके ऊपर हमने फिर एस्टैब्लिशमेंट को गवर्नमेंट ने शामिल किया था सारे इशू में, वो एस्टैब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट को शामिल किया? वो तो जब ये कितना बड़ा सिक्योरिटी का सिचुएशन हो गया, जिसका शायद खाकान साहब भी कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट बन गई थी। बल्कि ये जो फैटफ में हम रिवर्स हुए हैं ना, ये उस फैजाबाद धरने के नतीजे में हुए हैं कि उन्होंने कहा जी ये मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप है, इतना आपके मुल्क के अंदर खुला डुला माहौल है, उन्होंने आके इस्लामाबाद चौक कर दिया, एम्बेसियां बंद हो गई, एम्बेसी के लोग बंद हो गए, तो ये क्या आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। तो उस मौके के ऊपर हमने फिर तमाम जो गवर्नमेंट ने आर्मी को भी इन्वोक किया, 245 जो है उसको इन्वोक किया, फिर सिविल और मिलिट्री के इदारे मिलकर इसे काम कर रहे थे कि किस तरह हम फौरी तौर पे इससे गवर्नमेंट ने उनको बुलाया कि आप आए, तो इसके ऊपर फिर फौरी तौर पे उनको भी हमने कहा, हमने उनसे बातचीत भी की। मैं आपको एक और बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाऊं। ये TLP के एक तो खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, एक उनके और थे अफजल साहब, वो भी अभी इंतकाल हो गया उनका भी, बहुत बुजुर्ग थे वो भी। ये मेरे पास हमने मुज़ाकरात, पीर अफजल साहब जी, तो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे मेरी रहायशगाह पे मिनिस्टर्स कॉलोनी में। तो उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ा ख़त्म नबूवत के ऊपर हमला किया। मैंने कहा जी बताएं कैसे किया। उन्होंने फ़ोन के जरिए एक स्क्रीनशॉट मुझे दिखाया, उस पर लाल दायरे वो बने हुए थे कि जी देखें यहाँ पे ये हलफ आपने ख़त्म कर दिया, ये हलफ ख़त्म कर दिया। मैं कहा जी मैंने ये सारा मामला देखा है, लेकिन इसमें उनसे शायद ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने एक सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ से इबारत हटाई है, लेकिन
जहां तकरार थी, बार बार हलफ देता हूं, उसको हटा के उन्होंने आखिर में एक इबारत लिख दी है कि मदरजा बाला इबारत का मैं हल्फ देता हूं, तो जिसमें वो शामिल है। ओके जी, इसमें दिखाया, इसमें तो है ही कोई नहीं। मैं कहा वो अगर आप दूसरा सफा देखेंगे तो उसमें होगी। उनका इसका दूसरा सफा भी है। मैं कहा जी इसका दूसरा सफा भी है। उनका दिखाया हमें। खैर वो मैंने बुलवाया, वो थोड़ी देर बाद वो हमने लाके उन्हें दिखाया, तो पीर अफजल साहब ने मुझे कहा कि ये तो बिल्कुल नई सूरत में हमारे इल्म में आई है, ठीक, और मैं इसको शूरा में लेकर जाऊंगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त तक वो इतना मामला आगे जा चुका था कि उनके लिए भी। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हमने हर तरह से उनको पॉलिटिकली भी इंगेज किया, लेकिन जब ये देखा कि ये आग फैल रही है और खुदा ना खास्ता मसालिक की जंग शुरू हो सकती है, तो जितने सिक्योरिटी के इदारे थे उन सबको भी इंगेज करके कहा कि खुदा के लिए इसमें आप भी। अच्छा, आपने जैसे फरमाया कि ये बेसिकली खत्म नबूवत का इशू नहीं था, खत्म हुकूमत का इशू था, ठीक है। और एक नून लीग एक उस वक्त भी कह रही थी, मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे कि इसके पीछे जनरल फैज हमीद साहब हैं, वो इनको लेके आए, यहाँ बिठाया ताकि गवर्नमेंट फारग हो जाए, गवर्नमेंट को मजीद कमजोर कर दिया जाए, नून लीग को कमजोर कर दिया जाए। ये बात किस हद तक दुरुस्त? देखिए, ये तो कोई जो इस बात की तहकीकात हों तो फिर उस पर मेरे लिए ऐसा मुनासिब नहीं कि मैं स्टेटमेंट दूं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस वक्त जब ये मुआहदा हो रहा था तो हमने इसलिए इस पर दस्तखत किए, और मैंने और शायद मुझे उस वक्त जब दस्तखत हम ये कर रहे थे तो शायद खाकान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे साथ ऑनलाइन थे, तो मैंने उनको जब पढ़ के सुनाई इबारत, उनका भी यही ख्याल था और इसरार था कि जनरल साहब को इस पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि ये एक सियासी डॉक्यूमेंट है, आपका इदारा बिला वजह इसमें होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि जी ये इसलिए जरूरी है कि जो दूसरी साइड है उनका इसरार है कि आप इसमें गारंटर के तौर पे होंगे, फिर हम ये मुआहदा मानेंगे। ठीक है। तो हमें उस वक्त ये था कि एट एवरी कॉस्ट ये खत्म होना चाहिए, चूंकि अगर जैसे मैंने कहा कि ये मजीद तूल पकड़ता तो पाकिस्तान में बैनुल मुसालिक फसादात भड़क उठने थे खुदा ना खास्ता, और वो एक ऐसी आग होनी थी उसको बुझाना किसी के बस में ना होता। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि इन्हें वो खुद आए या कोई और लेके आए? वैसे ये भी एक सवाल है, क्योंकि उस वक्त लाहौर के अंदर वो जलसा कर रहे थे, शायद आपको याद हो, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून थे, उन्होंने कहा जी हमारा तो इशू नहीं है, तो फेडरल का इशू, आप इस्लामाबाद चले जाएं। देखिए वो उन्होंने ये तो अब तारीख के औराक में बातें लिखी जाएंगी और सबको मेरा ख्याल है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो 2018 में रजीम चेंज का ऑपरेशन था, ये धरना फैजाबाद का उसी का हिस्सा था। इस पे तो कोई मेरा ख्याल है फैज हमीद साहब शामिल हुए ना, फिर ये मैं नहीं कहता कौन शामिल था, नहीं था, लेकिन इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि इस तहरीक जो फैजाबाद या खत्म नबूवत का इशू खड़ा किया गया, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डिस्टेबलाइज और उसे इलेक्शन में नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, और मुस्लिम लीग नून का जो बरेलवी मसलक का वोट बैंक था उसे काटने के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल किया गया। जैसे किसने इस्तेमाल किया? क्योंकि आपका तो यही एक नैरेटिव है ना सर, आपका क्लेम है कि इस 2018 में जो रजीम चेंज थी या पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, उसके पीछे जनरल बाजा साहब थे, जनरल फैज हमीद साहब थे, फिर आप 4 जजेस का नाम लेते हैं, तो आपका ख्याल यही उनके पीछे था? आप बताएं ना, आप बहुत बाखबर नहीं, वैसे हम तो रिसीविंग एंड पे है ना, आप तो बहुत सर, आप तो वजीर दाखिला आपके पास खबर है सर। अब वो मैं वजीर दाखिला हूं, लेकिन मैं कुछ उस हैसियत में कुछ मालूमात को सीगा राज में रखना चाहता, अपने पास रखना में भी जिम्मेदारी महसूस करता हूं, और हर बात जो वजीर दाखिला के इल्म में आती है वो टीवी के टॉक शो पे बयान। आपके पास ये इल्म था कि कोई और है जो इनको लेके आया यहाँ पे? देखिए, चीजें जो मुल्क की हो चुकी हैं वो आज किसी के सामने ढकी छुपी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें सबक सीखने की जरूरत है। मैंने जो आपको शुरू में बात की कि 70 अरब डॉलर हमने अगले 3 सालों में देने हैं, अगर हमने यकसू होकर अपनी पैदावारी सलाहियत ना बढ़ाई, अपने वसाइल से ये पैसे अदा करने की सलाहियत ना पैदा की, तो आप कर्जों के जाल में और दलदल में मजीद धंस जाएंगे, और आपकी कौमी खुद मुख्तारी जितनी कोई 4-6 आने बची है वो भी दाव पे लग जाएगी। तो इसलिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम एक इकोनॉमिक एजेंडा पे फोकस करें। 4 चीजें हैं जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। हम कितनी जल्दी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, कितनी जल्दी हम अपनी इंपोर्ट्स कम करते हैं, रेमिटेंस कितनी जल्दी से आती है, और
टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको भी कहा कि वी आर नॉट इवन कलेक्टिंग इनफ टैक्सेस टू पे आवर डेट्स। 9% टैक्स है इंडिया में, देखें 18% टैक्स वो ले रहे हैं। अच्छा सर, अब इशू ये है कि ये बात दुरुस्त है कि TLP जो यहाँ पे फैजाबाद में आई थी वो खुद नहीं आई थी, उन्हें कोई लेके आया था? ये तो अगर कोई तहकीकात होंगी तो वो कमीशन ही डिटरमिन कर सकता है। हमारे सामने तो उन्होंने ऐलान किया और वो आए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखिए उस वक्त जैसे शायद खाकान साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने कंप्लीट मेल्टडाउन देखा पुलिस का, और वो क्यों था, जो मॉडल टाउन का सानिया था और उसके बाद पुलिस वाला हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था किसी को, और पुलिस ने बस कहा जी आगे करो आगे करो, हम अपनी बला आगे करो, और सबको इस्लामाबाद लाके पुलिस ने उनके सामने हथियार डाल दिया। पुलिस ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की, वो करने के लिए थे, मुराल नहीं था उनका। तो ये बड़े मामलात जो है ना रियासत के, देखिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम एक वाकया होता है, वैसे सर पुलिस को बड़ी मार पड़ी थी उसमें, आपको याद हो शायद, फुटेज से पड़ी थी। जी जी, और उसी पे वो उन्होंने जस्टिस साहब नहीं, यहाँ पे इस्लाम जब न सिर्फ फैजाबाद में बल्कि उसके साथ जो पहले धरना हुआ था ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब का, उसमें तो एक वो जुनेजो साहब SSP थे, उनको यहाँ पे बुरी तरह जख्मी हुए थे, जख्मी किया गया। अच्छा फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट करवाना है, तो आपका ख्याल ये है कि वो फैसले को इंप्लीमेंट करवाएं और जो जो जिम्मेदार है उनको सजा होनी चाहिए? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अमलदारी जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर है कि वो उन पर अमल करे, और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करती है। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट उनका नोटिस ले सकती है। ठीक, ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, PTI के साथ इनका ताल्लुक। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जज साहब ने तलब कर लिया है 4 अक्टूबर को। यूँ महसूस होता है कि ये साइफर केस का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद मियां नवाज शरीफ साहब की लैंडिंग के साथ ही ये फैसला हो जाए। अब अगर ये फैसला हो जाता है तो PTI कहाँ स्टैंड करेगी और क्या उसके बाद भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखना चाहिए। आप तो खुद इसके बहुत बड़े दाई हैं और हमेशा आधा गिलास भरा हुआ तहरीक इंसाफ को नजर आता है। इंशाल्लाह हमारा लीडर सुखरूर होगा। और ये जो साइफर की अदालत है, बहुत से इस पे खदशात हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अदालतें हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिलेगा, कुरैशी साहब को भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में लड़ेगी और हम सब खड़े होंगे। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी इंशाल्लाह। अच्छा ये फरमाइए सर, ये साइफर में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे या नहीं हुई? क्योंकि जो आजम खान साहब की स्टेटमेंट है, अब तो 28 गवाह हैं, और फिर जिस तरह उसको लहरा दिया गया, जिस तरह उसको पेश कर दिया गया, जिस तरह वो अमेरिका के अंदर छप गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हुई आपसे। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो खान साहब से ये हुई है कि उनको शायद एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, फिर ये मसले ना बनते हैं। उनको आपके और मेरे और इस मुल्क की गैरत पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए था ना। उनको सोचना चाहिए था कि क्या मेरे साथ क्या होगा, तारीख से पढ़ लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया, आपके मेरे बच्चों मुल्क के लिए गैरत पे स्टैंड लिया, क्योंकि उनको ये लगता है और मुझे भी ये लगता है और शायद आपको और हमारे 22 करोड़ आवाम को भी ये लगता है कि ये मुल्क किसी की सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा। ये मुल्क अपने फैसले खुद करेगा, हकीकी तौर पे आजाद बनेगा। मईशत कमजोर सही, लेकिन अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, और मिलकर इसको मजबूत करेंगे। इसमें मेरी तेरी लड़ाई, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी, ये जो है सिविल मिलिट्री इंबैलेंस, ये कहानियां जो है ये तारीख की किताबों में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल बोल लिया है कि आए इस मसले के हल से निकलें और इसको इस मुल्क को आगे लेके जाएं। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये साइफर आज नहीं आया, ये 1.5 साल पहले आ चुका था। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इस मुल्क में सबसे बड़ी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सिक्योरिटी के मामलात के, जिसमें वजीर आजम भी बैठता है, जिसमें आर्मी चीफ भी बैठता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और DGI सारे बैठते हैं। और खान साहब के नीचे जो हुआ, उसने ब्लेटेंट इंटरफेरेंस डिक्लेयर किया और सजेस्ट किया कि अमेरिकन को डिमार्च किया जाए। अच्छा, अगर खान साहब के नीचे प्रेशर में आके सारा कुछ हो भी गया, अगर हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब की कमेटी ने भी इसकी तौसीक की। तो असल तो मसला ये है कि इस बात की खोज हो। अली साहब, इशू वो नहीं है, इस बात की खोज कि ऐसा हुआ, थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि उस साइफर को बयान कर देना, पब्लिक में ले जाना, उसे लहरा देना,
फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जो कॉपी थी उसका गुम हो जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर का उसका एतराफ कर लेना, फिर उस साइफर का अमेरिका के अंदर छप जाना, ये इशू है सर। इशू वो नहीं है कि साइफर आया या नहीं आया और उसमें लिखा क्या था, क्या हमने डमाश किया था या नहीं किया था, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपसे गलती हुई कि वो आपने लीक कर दिया, बाहर निकल गया सर वो। नहीं देखिए, वो तो मेरे ख्याल में जाहिर है, इस केस को तो मैं एज अ वकील तो नहीं देख रहा, और चूंकि केस ऑलरेडी अदालत में है तो मुनासिब होता है कि आप बहुत ज्यादा सब जुडिस केस के अंदर इंट्रिकेसीज में ना जाएं। लेकिन मोटी मोटी बात इसमें यह है कि जो वजारत खारजा है, मेरे ख्याल में उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है कि साइफर उनकी तहवील में था और उधर ही रहता है। और जहां तक मेरी मालूमात हैं तो खान साहब ने कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लहराया, मतलब है कि उसकी कोई मंदरजात हो सकते हैं जो आप अपने नोट्स लेते हैं या जो भी, लेकिन असल जो साइफर है कॉपीज बनती हैं उसकी। अली साहब, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा रहे, आपको पता होगा कि साइफर आता है, उसे डिसाइफर किया जाता है, उसकी 4 कॉपीज बनती हैं, एक प्रेसिडेंट के पास जाती है, एक आर्मी चीफ के पास जाती है, एक डीजीआईएसपी के पास जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, फिर वो कॉपीज वापस जाती हैं एज इट इज, और फिर उनको कुतर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो जो कॉपी इमरान खान साहब के पास आई थी वो वापस नहीं गई, और आजम खान साहब ने गवाही दी है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे गुम हो गया मेरी कॉपी। ये इशू है। देखिए चोई साहब, जो आपने जिस साइफर की कॉपी की बात की कि इंटरनेशनल जरीदों वगैरह में छपा है, वो तो मेरे ख्याल में ओरिजिनल तो नहीं है। ओरिजिनल तो एक कोडेड फॉर्म में होगा जो कि आपको, मुझे, आम लोगों को तो समझ ही नहीं आता। उसके लिए तो आपको स्पेशलिटी चाहिए। दूसरी चीज ये है सर, वो प्राइम मिनिस्टर की कॉपी थी जो प्राइम मिनिस्टर के पास थे। देखिए ना, 4 कॉपी थी ना सर उसके पास। आर्मी चीफ की कॉपी वापस चलेगी, डीजीआईएसपी की कॉपी वापस चलेगी, प्रेसिडेंट की कॉपी वापस चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की कॉपी वापस नहीं गई। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, आपके वीलॉग्स वगैरह हम वैसे भी देखते हैं, उसमें हम मुसलसल बोल रहे होते हैं, तो सवाल करें तो जवाब भी सुन लिया करें। इसमें थोड़ा सा खैर है, अपने भाई को मौका दिया करें। देखें, जब भी वजीर आजम साहब, कोई भी वजीर आजम हो, चाहे वो खान साहब हो ना, उनके बाद शहबाज साहब या पहले मियाँ साहब, जो भी हो, वजीर आजम जब जाता है, जो भी वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल चीजें होती हैं वहाँ रह जाती हैं। कोई वजीर आजम उसकी जाती प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन बहरहाल इन चीजों को वहाँ देख लिया जाएगा। लेकिन इस चीज को सब समझते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई खान साहब ने अचानक कोई जुर्म कर दिए। जाहिर है मामलात ऐसे बन गए कि फिर इमरान खान साहब को शायद जेल में रखना जरूरी था। पॉलिटिकल अचानक 250 केसेस कैसे बन गए? चोई साहब, आप मुझे बताएं। आप शरीफ आदमी है, कल को आपके 50 केस बन जाए, कोई मानेगा इसको? अच्छा ठीक है, लेकिन वो देखिए, आपको तो पता होगा ना केस कैसे बने हैं सर। अली साहब, आप तो खुद अच्छी तरह समझते हैं इसको, और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको अफाम तफहीम करनी पड़ेगी, इकट्ठे बैठना पड़ेगा, या सियासतदानों के साथ बैठें या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें, लेकिन बैठें नहीं। चोई साहब, इस पे मेरा बड़ा क्लियर इस पे मौक़िफ़ है कि इस पे बैठना पड़ेगा, लेकिन सबको बैठना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो डायमीटर है, पॉलिटिकल जो जगह है, वहां पे होना चाहिए सारा। सदर मुमलिकत मेरे ख्याल में अगर इसको हेड करें, उसमें तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप प्लस एस्टेब्लिशमेंट बैठे। इस मुल्क को देखें, इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है, और जाहिर है गलतियां सबसे हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चोई साहब, इस मुल्क को क्या आप ये समझते हैं कि मुतहम्मिल है कि एक कद काट का सबसे बड़ा लीडर और 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात, जिसके पीछे 50 से 65-70% तक नौजवान खड़ा है, उनको बिल्कुल ही हम कॉर्नर कर दें और साइड लाइन कर दें? ऐसा कौन सा इलेक्शन कोई मानेगा? और क्या वो जमहूरी सिस्टम चल पाएगा? पहले जब हम ये तजर्बे किए हैं, क्या वो तजर्बे फ्रूटफुल रहे हैं? नहीं, मसला सिर्फ वो 9 और 10 मई का है सर। अगर वो इंसिडेंट ना होता तो शायद आज तक आप बैठ चुके होते। इशू सिर्फ वो है कि वो एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आप डीरेल हो गए। चौधरी साहब, देखें, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस सूबे से है जहां हम सब ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। और अभी आपने बलूचिस्तान में भी देखा, जो 2 दिन पहले मस्तूंग में हुआ। एक वक्त ऐसा आया, 2007 की मैं बात कर रहा हूं, कि जिन लोगों की वजह से हमारे बच्चों की, हमारे फौजियों की, पुलिस की जाने गई, उनसे भी आपने बैठ के बात की। तो फिर आप और मैं तो महबूब वतन लोग हैं। आप और मैं जो है, वो कहते हैं ना कि अपनों से लड़के जीत भी गए तो वो क्या जीतना। तो 9 मई को जो हुआ, उसको कौन सपोर्ट करता है? ना खान साहब ने किया, ना मैं, ना कोई भी। लेकिन बात यह है, जिनसे ये गलती हुई है उनको पार्टी ने नहीं कहा कि आप जाके
सिक्योर जगहों पे, हसास जगहों पे आप वहां पे जाके अंदर जाएं और फलाना करें। आप पब्लिक जगहों पे चौक में जाएं, आप जो है प्रेस क्लब के सामने। तो ये चीजें जो हुई हैं, हमारा बिल्कुल इस पे क्लियर मौक़िफ़ है चौधरी साहब कि जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको जरूर सजा मिली और मिलनी भी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन जमात को और फिर लीडर तो जेल में था उस दिन। तो इसलिए हमारा नुक्ता यह है कि जमात को सियासत करने दी जाए, ये हमारा हक है और ये इस कौम का भी हक है कि उसकी एक गालिब अक्सरियत जिसके पीछे खड़ी है, फैसला अवाम कर ले। बाकी जिसने गलत किया है, कौन कहता है कि जिसने जलाओ गिराओ उस दिन किया उसको सजा ना मिले, लेकिन 2 करोड़ लोगों ने तो नहीं किया, हमारे हजारों जो लाखों वोटर सपोर्टर है उन्होंने तो नहीं किया। बहुत मेरे जैसे बंदे एक भी उसमें नहीं था। मैंने दहशतगर्दी का केस पेश किया, आर्मी एक्ट पता नहीं वो कौन से लगा दिए, मैं कहा ये कौन से लग गए, उससे मैं निकल आया, अल्लाह के फजल से केस खत्म हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन पे चार्ज है वो फेस करेंगे, लेकिन बाकी तो जमात। लेकिन 14 अगस्त को तो हमारा वर्कर निकलने नहीं दिया जा रहा। 6 सितंबर को शहीदों की जगहों पे जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इजाजत। 14 अगस्त भी अगर आप एक पाकिस्तानी को ना मनाने दें, फिर आप कहते हैं सियासी आजादी है। अभी परसों तरसों करक में ANP का वर्कर कन्वेंशन था, उधर पुलिस प्रोटेक्शन थी, और हमारा वर्कर कन्वेंशन था उस पर पुलिस की शेलिंग थी। ये इस तरह तो ना करें ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि ये सारी चीजें जो आप बयान कर रहे हैं सर, अब जो इमरान खान साहब ये PTI के खिलाफ बात कर रहे हैं वो इनके अपने हैं। मसलन परवेज खटक साहब उनके अपने हैं, आज उनकी गुफ्तगू सुन लें। अलीम खान साहब इनके अपने थे, जहांगीर तरीन साहब इनके अपने थे, और इसके अलावा आप देख लें लाइन लगी हुई है उन सब लोगों की जो कभी आपके अपने होते थे और आपका नैरेटिव उसका झंडा लेके फिरते थे। अब वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी इमरान खान ने तबाह कर दी है और इसका फैसला होना चाहिए। साइफर के खिलाफ भी वही लोग बात कर रहे हैं। तो सर अब देखें जो आपके अपने हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। इस पे अली मोहम्मद नहीं, इस पे हजरत अली रज़ी अन्हु का कौल वो मुस्तनद है, और वो शेर खुदा फरमाते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो आप ऐसे शरीर लोगों को लेकर चलते रहे सर पार्टी के अंदर। आपने पूरा सूबा उनके हवाले किया हुआ था, आपने अपना इक्तदार उनके हवाले किया हुआ था, आपने अलबत्ता यहां तक कि अपनी पूरी पार्टी उनके हवाले की हुई थी। देखें, हर कोई जो है ना, हर कोई राशिद बिन हास की तरह नहीं होता जो खड़ा रह जाए आखिरी वक्त में। बड़े कम लोग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं। हर किसी के नसीब में वफा करना थोड़ी लिखा है। ठीक हो गया। मैं अली साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास एक सवाल करूंगा आपसे और छोड़ के जा रहा हूं कि कुछ दरमियान का रास्ता निकल सकता है कि अगर फर्ज करें सदर साहब बैठ जाते हैं और वो सारी पार्टीज को बिठा लेते हैं तो क्या PTI उसमें बैठेगी और कोई एक ऐसा लाहे अमल जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। अली साहब ये फरमाइएगा, अगर इलेक्शन इस सूरत हाल में हो जाते हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हो जाती है, वो माइनस हो जाते हैं सारे प्रोसेस से, तो फिर PTI इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और वो जो इलेक्शन होंगे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नहीं चौधरी साहब, जहां तक इलेक्शन लड़ने ना लड़ने का ताल्लुक है तो ना लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त कौम पूरी तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है और जो हमारे सियासी मुखालिफिन जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में मैदान से बाहर हो। अब जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, वो कप्तान है, बदन के ऊपर सर होता है, सर ना रहे तो धड़ किस काम का। तो इसलिए खान साहब की मौजूदगी तो लाजिम और मलजूम है। उनके बगैर आगे जाने का तो हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वो लीडर भी हमारे हैं और हमारे फादर फिगर हैं जमात के, और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि इतनी ज्यादती नहीं होगी। एक पॉपुलर लीडर जो इस वक्त कौम को इस मुसीबत से निकाल सकता है वो आएंगे बाहर, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए ये केसेस लीगल बुनियादों पे कम और पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से हम समझते हैं कि ज्यादा बने हैं। तो जो एक नुक्ता मैंने बहुत जगहों पे रखा और आपने अभी उसका इजमाली जिक्र भी किया ब्रेक पे जाने से पहले, वो यही है कि सदर मुमलिकत के नीचे तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे हों, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, वो बैठे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एक नुक्ते पे। वो जाहिर है इलेक्शन तो होना है, उस पे वो आए और साथ में आगे का जो फ्रेमवर्क है उस पर भी कुछ ना कुछ बात हो, ताकि क्योंकि सिर्फ इलेक्शन हो जाना ही मसले का हल नहीं है, इलेक्शन होने के बाद आगे की भी थोड़ी सी मोडालिटीज, ताकि इलेक्शन हो और उसके बाद मुल्क मईशत, पानी वगैरह के मसाइल, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, कुछ चीजों पे कुछ बात हो। और इस पे देखें सब एक पेज पे कभी भी नहीं आएंगे, एक इख्तलाफ हमेशा रहेगा, लेकिन इस पे तो कोई इख्तलाफ